नमस्कार साथियों। मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ अपने करंट अफेयर्स की क्लास भी प्रारंभ की। और आज की जो करंट अफेयर की क्लास है वो अपने सेकंड नंबर की क्लास है। इससे पहले जो क्लास थी उसमें 1 से लेकर के 7 जून तक की अपने बातें की थी। आज अपन 8 से लेकर के 14 जून के बीच के जितने भी घटनाक्रम है उनसे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखो, ये जितना भी अपन करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वो सारा का सारा पुराने जीके से उसको अंतर संबंधित करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल प्रश्न उसी टाइप से आते हैं। एनसीपी के बारे में असत्य कथन कौन सा है? देखो, एनसीपी एनसीपी जो पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 10 जून 1999 में। अब इससे संबंधित कुछ बातें। पहली बात है कि यह एक राष्ट्रीय दल है। असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें क्या बताया, यह एक राष्ट्रीय दल है। तो ये राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल की थोड़ी सी बात करें। देखो, वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं। अभी 10 अप्रैल 2023 को, 10 अप्रैल 2023 से एनसीपी को राष्ट्रीय दर्जा, जो नेशनल पार्टी थी उनकी बजाय ये अभी क्या बन गई है, स्टेट पार्टी, क्योंकि इनके लिए जो शर्तें होती है उनको फॉलो नहीं किया। तो अभी जो 6 राष्ट्रीय दल हैं, 6 राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं? तो यदि इनकी अपन चर्चा करें तो वो देखो, एक तो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। और चौथे नंबर पे आपके सीपीआई एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी विचारधारा वाली। और पांचवी है आप पार्टी, आम आदमी पार्टी। और फिर छठे नंबर पे जो पार्टी है वो एक और है, एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। देखो, अब प्रश्न इस तरीके से आता है कि अभी ये जो 6 राष्ट्रीय दल हैं, तो निम्नलिखित में से इन राष्ट्रीय दलों की आपको कालक्रम के अनुसार एडजस्टमेंट करना है इनका। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा दल बना कब। आईएनसी 1885, बीजेपी 1980, बीएसपी 1964, सीपीआईएम, देखो बीएसपी 1984, सीपीआईएम 1964, आम आदमी पार्टी 2012 में बनी थी। और एनपीपी जो कि मेघालय में है, और इससे संबंधित जो प्रमुख नेता हैं, पीए संगमा, पीए संगमा वही हैं जो रामनाथ कोविंद के सामने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। तो ये मेघालय की पार्टी है, एनपीपी पूर्वांचल की पार्टी। इसकी स्थापना हुई है 2013 में। यह पार्टी एनपीपी एनसीपी से अलग होकर के पार्टी बनी है। अब बात करते हैं, तो ये तो हो गई है सत्य कथन में। पहली बात, ये एक राष्ट्रीय दल है, बिल्कुल राष्ट्रीय दल नहीं है। इसकी कार्यकारिणी के अध्यक्ष सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को बनाया गया है। ये बात देखो इंपॉर्टेंट है। अभी करंट जीके में यही बात आई कि एनसीपी की स्थापना 10 जून को हुई। तो 10 जून को इस पार्टी ने कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया, एक तो सुप्रिया सुले को और दूसरा प्रफुल्ल पटेल को। ये दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, जिसमें सुप्रिया सुले एनसीपी को लोकसभा में सीट मिली है 5, वर्तमान में राज्यसभा में सीट है इनकी 4। लोकसभा का इनका जो नेता है एनसीपी पार्टी का, वो कौन है? तो वो है शरद पवार। और राज्यसभा का नेता कौन है? तो वो है सुप्रिया सुले। इन दो कैंडिडेटों को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि इस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कौन है? शरद पवार।
इसके बाद तीसरा कथन है, इसका चुनाव चिन्ह अलार्म घड़ी है। इसका चुनाव चिन्ह अलार्म घड़ी है, बिल्कुल सही बात है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, ये भी सही है। तो ये अपना कथन कौन सा गलत हो गया? राष्ट्रीय दल है, क्योंकि 10 अप्रैल 2023 से ये राष्ट्रीय दल है, न होकर के राज्य दल है। नेक्स्ट, G20 का 17वां शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में कहां आयोजित होगा? देखो, G20 G20 की बात करते हैं। G20 एक 20 देशों का समूह है, जिसमें 19 तो है देश और प्लस एक है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन, देखो, यूरोपीय संघ, जो 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। कहने का मतलब ये हो गया कि G20 के अंतर्गत महत्वपूर्ण उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे बड़ी जो महाशक्तियां, जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें अर्थव्यवस्थाओं में उन देशों के वित्त मंत्री और साथ में वित्त मंत्रियों का समूह है एक तो, और साथ में इसके है सेंट्रल बैंक, ये तय करते हैं कि किस प्रकार से वैश्वीकरण के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी दी जा सकती है। कहने का मतलब ये अर्थव्यवस्था से संबंधित वित्तीय लेन देन से संबंधित एक संघ है। और G20 की स्थापना कब हुई थी? तो देखो, ये हुई थी 1999, 1999 में। अब देखो, इसके बाद अपन देखते हैं बात कि G20 का जो शिखर सम्मेलन है, ये शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा भारत। अभी भारत में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और G20 के जो अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में, अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, कहने का मतलब G20 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट पर्सन है 8वां जूनियर एशिया कप हॉकी का फाइनल विजेता कौन है? जूनियर एशिया कप हॉकी, देखो, ये पुरुष वर्ग में भी होता है और महिला वर्ग में भी होता है। अभी हाल ही में जो एशिया कप हॉकी, इसमें महिला वर्ग की बात कर रहे हैं अपन। महिला वर्ग में यह खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है भारत ने। और इस मैच में भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराया है। 2-1 से हराया है। और ये जो एशिया कप हॉकी जो 8वां हुआ है, वो हुआ जापान में। इस एशिया कप हॉकी की जो मेजबानी किसने की है? जापान ने। और इसके उपविजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को भारत ने हरा करके और ये खिताब जीता है। नेक्स्ट, किस राज्य में मां की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया है? देखो, ये एक प्रकार से न्यूज है वैसे, परंतु इंपॉर्टेंट है पर्सन। किस राज्य में मां की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया है? तो देखो, ताजमहल से संबंधित यदि बात करें तो भारत में ताजमहल कहां पे है? आगरा का ताजमहल। और ये जो आगरा का ताजमहल है, इसी को अपन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मानते हैं और यही प्रमुख रूप से ताजमहल है। और इस ताजमहल का निर्माण करवाया किसने था? शाहजहां ने अपनी जो बीवी थी मुमताज बेगम की याद में इसका निर्माण करवाया था। सादे अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे। सादे अहमद लाहौरी, अहमदी लाहौरी। ये बात तो अपन ने की आगरा के ताजमहल से संबंधित। अब सेम टू सेम ही आगरा के ताजमहल को देख करके ही एक कैंडिडेट है जिसका नाम है अमरुद्दीन। अमरुद्दीन,
अमरुद्दीन ने आगरा के देख के और उसके बाद अपनी माँ की याद में, ये माँ है वो है जाहिना जेलानी, जेलानी, जेलानी बीबी। देखो, अमरुद्दीन जो कि तमिलनाडु से संबंध रखते हैं, इन्होंने अपनी माँ जेलानी बीबी की याद में, जेलानी बीबी की मृत्यु हो गई थी 2020 में, तो इन्होंने अपनी माँ की याद में तमिलनाडु में यह ताजमहल बनवाया है 5.5 करोड़ की लागत से। 5 करोड़ 50 लाख की लागत में यह जो ताजमहल है वो बनवाया है तिरुवारूर, तिरुवारूर तमिलनाडु की जगह है, जहां पे अमरुद्दीन ने अपनी माँ की याद में ताजमहल बनवाया है। तो ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? देखो, फ्रेंच ओपन टेनिस, यह जो टेनिस है इसका आयोजन पेरिस में किया गया है, और पेरिस में जो आयोजन हुआ, इस खिताब को पुरुष एकल वर्ग में जीता किसने? नोवाक जोकोविच ने। देखो, ये जो नोवाक जोकोविच है, उन्होंने केस पर रुड को हराया, केस पर रुड, केस पर रुड कहां के? नार्वे के, नार्वे के, केस पर रुड कहां के? नार्वे के। और इस खिताब के अंतर्गत जोआक नोकोविच ने अब तक उनका ये जीता हुआ 23वां ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम, ग्रेड स्लैम है वो एक वर्ष में जो 4 प्रतियोगिताएं होती हैं उनको लगातार जीतने पर ये ग्रैंड स्लैम की जो खिताब मिलता है। तो इससे ये जो राफेल नाडाल है, राफेल नडाल, राफेल नडाल के नाम ग्रैंड स्लैम है 22। तो इन्होंने राफेल नडाल को पछाड़ते हुए फिर 23वां ग्रैंड स्लैम जीता है। कहने का मतलब जो नोवाक जोकोविच है ये टेनिस के अंतर्गत उभरते हुए खिलाड़ी हैं, और इनका संबंध है कहां से? सर्बिया से, सर्बिया। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस देश में अब तक की सबसे बड़ी जंगल की आग के कारण भारी नुकसान हुआ है? तो देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जंगल की आग से संबंधित बात है। किस देश में अब तक की सबसे बड़ी जंगल की आग? तो इसका आंसर होगा अपने कनाडा। देखो, ये जो कनाडा में अभी हाल ही जो जंगल की आग फैली, इसका मुख्य रीजन क्या था? अत्यधिक तापवृद्धि। और अत्यधिक तापवृद्धि को अपन किस नाम से जानते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य गैस जो उत्तरदायी है वो कौन सी है? CO2। और जब आग लगी तो सबसे ज्यादा अभी इसमें एक क्लाइमेट के प्रति भी संकट पैदा हुआ, CO2 की मात्रा भी क्या है? बढ़ी है। कनाडा के जो PM है जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो। देखो, कनाडा के जो PM जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने घोषणा की कि कनाडा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जो जंगल की आग है, क्योंकि इसके अंतर्गत इनका 47 लाख हेक्टेयर, 47 लाख हेक्टेयर वन संपदा का नाश हुआ है, उसका विनाश हुआ है। तो सबसे बड़ी जो आग
जो मानी गई है, इससे अमेरिका के न्यूयॉर्क तक ये जो पोल्यूशन है वो बढ़ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि कनाडा की ये जो आग है अभी जो हाल ही में लगी, वो कनाडा की सबसे बड़ी जो जंगल की आग की श्रेणी में। अब कनाडा से संबंधित ये और बात करें तो देखो, कनाडा की जो कैपिटल है, कैपिटल, तो वो है ओट्टावा, ओट्टावा। और यहाँ पे जो शासन प्रणाली है कनाडा में, वो है संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली। विश्व स्तर पर यदि देखें, कुल क्षेत्रफल की बात करें, विश्व के कुल क्षेत्रफल की चर्चा करें तो वो कितना है, 51 करोड़ 72 हजार वर्ग किलोमीटर। 51 करोड़ 72 हजार वर्ग किलोमीटर, जिसमें से पूरे विश्व स्तर पे सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्र है वो है रूस। और कनाडा का उसमें स्थान कौन सा है, दूसरा, कनाडा का दूसरा। देखो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस 1 नंबर पे, 2 पे है कनाडा, और उसके बाद है अमेरिका, ये जो चीन है 3 नंबर पे, उसके बाद 4 नंबर पे है अमेरिका, और 5 पे है ब्राजील, और 6 पे है ऑस्ट्रेलिया, और अपने भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में वो है 7वां स्थान। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत में सबसे बड़े राज्य की बात करें, राजस्थान की, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, राजस्थान। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। और 2000 के बाद जब 3 राज्य बने थे नवंबर 2000 में, तो उसके बाद ये पहले एमपी हुआ करता था, और उस 2000 के बाद में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है। देखो यदि अर्थव्यवस्थाओं की दृष्टि से अपन देखें तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है किसकी, अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो होगा 5वां। चलो इसको देखते हैं कि भारत का कौन सा स्थान है, 5वां। विश्व में सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो किसकी है, अमेरिका की। दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पर है जर्मनी। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी हो गई, अमेरिका, और लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति भी है और इकोनॉमिक दृष्टि से भी सबसे बड़ी जो कंट्री है। अभी भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है 5वां स्थान है। भारत की अभी हाल में जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी हो गई है, भारत की अर्थव्यवस्था का आकार हो गए 3.75 ट्रिलियन डॉलर, यानी डॉलर। देखो ये ट्रिलियन, ये जो संख्या की इकाई है वो अपने भारत में न चल करके ये अंतरराष्ट्रीय इकाई है। और 1 ट्रिलियन होता है, 1 ट्रिलियन वो होता है 1 लाख
करोड़ के बराबर। अब देख लो आप, 1 ट्रिलियन में कितनी शून्य होंगी। कहने का मतलब 1 लाख करोड़ है, तो कुल मिलाकर के 1 ट्रिलियन में 10 शून्य हो गई। 10, एक के 10 शून्य लगेंगे तब जाकर के 1 ट्रिलियन होता है। और वो भी देखो 3.75 ट्रिलियन है, वो भी रुपए में न होकर के डॉलर में। तो भारत अभी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है। देखो एक छोटा सा प्रश्न है कि सिप्री की जो रिपोर्ट है, इस सिप्री के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश कौन सा है। देखो पहले तो इसमें चर्चा करते हैं सिप्री क्या है। सिप्री, सिप्री का मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल फॉर पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल फॉर ए पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब ये हुआ कि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रकार का परमाणु हथियार है उसको उत्पादित नहीं किया जाए, इसके लिए सिप्री क्या करती है, सर्वे करवाती है। और ये एक अनुमान के आधार पर सिप्री ने 2023 जून में जो आंकड़े प्रस्तुत किए के अनुसार इन्होंने बताया कि कुल मिलाकर के 9,576 परमाणु हथियार कुल मिलाकर के सिप्री ने बताया कि अभी वर्तमान में पूरे विश्व में 9,576 परमाणु हथियार देशों के पास हैं। और इसमें बताया कि सबसे ज्यादा जो ये हथियार है वो है रूस के पास, और दूसरे नंबर पे है अमेरिका। ये चर्चा में इसलिए है कि सभी देश ये बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के एनपीटी, सिट्टी बिट्टी, पिट्टी बिट्टी, इस प्रकार की जो संधियां करके कि भाई जो निरशस्त्रीकरण की ओर जो पूरा विश्व है वो चल रहा है। परंतु सिप्री ने खुलासा किया कि अभी इस प्रकार से यदि परमाणु हथियार बढ़ते गए तो ये विश्व के लिए संकट है। तो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है रूस के पास, दूसरे नंबर पे अमेरिका। भारत के पास तो इस प्रकार से कोई स्थान नहीं है, क्योंकि भारत के पास से अभी इंडिया की बात करें तो कुल मिलाकर के 164 परमाणु हथियार हैं। और पाकिस्तान भी इंडिया से ज्यादा परमाणु हथियार अपने पास ही जमा कर लिए हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं। तो जो यूएनओ के अंदर ये स्थायी देश हैं वो स्थायी देश हैं 5। यूएनसीसी जो है, यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं, 5। और इन 5 देशों के पास विश्व में सबसे ज्यादा हथियार है। और विश्व के 90% हथियार, परमाणु हथियार इन 5 देशों के पास ही है। और इनके पास यूएनओ में वीटो पावर भी दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परमाणु हथियारों की दृष्टि से यदि अपन देखें तो उसमें सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास हैं, तो रूस के पास। अब देखो सबसे पहले जिसने परमाणु परीक्षण किया था वो है अमेरिका। और अमेरिका ने आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम भी डलवाए थे। और उन परमाणु बमों का नाम क्या था, पेटमैन और ए लिटिल बॉय। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बीमारी की रोकथाम हेतु रोटा एडिनो नोरो वायरस की जांच एक साथ की जाएगी। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या चीज है कि कौन सी बीमारी के लिए रोटा एडिनो और नोरा वायरस की जांच एक साथ की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो इन वायरसों के कारण से होती है। और पहले इन सब का टेस्ट अलग अलग होता था जिसमें टाइम ज्यादा लगता था।
परंतु अभी इन सब की जांच एक ही टेस्ट से हो जाएगी। और ये टेस्ट विकसित किसने किए हैं? ये ICMR और प्लस NICED। देखो ICMR क्या चीज है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और NICD क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंड एंट्रिक डिजीज। कहने का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रीय हैजा व आंत्र बीमारी संस्थान, आंत्र रोग संस्थान ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये है, इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ये कहाँ पे है? दिल्ली में। और NICD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंड एंट्रिक डिजीज, इसका मुख्यालय है कलकत्ता में। इन दोनों ने मिलकर के और एक नई टेक्नोलॉजी का विकास किया और फिर उस टेक्नोलॉजी में इन तीनों वायरसों की एक साथ ही जांच होगी। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे? RT-PCR जो टेस्ट है उस तकनीकी से इन वायरस की जांच की जाएगी। देखो जो कोरोना फैला था उस कोरोना में भी आपको बताया जांच किसके माध्यम से की गई थी? कौन सी तकनीक थी? RT-PCR। तो इस तकनीक के माध्यम से इन वायरसों की भी जांच की जाएगी। तो ये कौन से रोग के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? डायरिया। देखो एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में बताया गया कि डायरिया के कारण से, डायरिया क्या है? लूज मोशन। तो इस डायरिया के कारण से देश में हर वर्ष 5.20 लाख बच्चे वो खत्म हो रहे हैं। देखो हर साल प्रति वर्ष 5.20 लाख बच्चे डायरिया के कारण से अकाल मृत्यु हो जाती है। और यदि देखें तो सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं दूसरे नंबर पर इस डायरिया के कारण ही खत्म होते हैं। और ये लगभग 0 से 5 वर्ष के बच्चों में होती है ये बीमारी। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आंत से, आंत्र से, इंटेस्टाइन है उससे संबंधित ये रोग है। तो इस रोग को कहने का मतलब जल्दी रिकवरी हो, इसलिए रोटा, एडिनो और नोरोवायरस की जांच एक साथ ही करने की तकनीकी है, उसे इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के बनाया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जुलाई में किस यान से किया जाएगा? देखो चंद्रयान 3, चंद्रयान जो 3 है इसका प्रक्षेपण किया जाएगा 12 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई के बीच 2023 में। अभी 12 से 19 जुलाई के बीच में किया जाएगा चंद्रयान का प्रक्षेपण। ये प्रक्षेपण ये अंतरिक्ष से संबंधित काम कौन करता है? तो इस संस्था का नाम है इसरो। इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब भारत की अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित सबसे बड़ी संस्थान। और इसरो का मुख्यालय है कहां पे? बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक। ये जो प्रक्षेपण है ये किया जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पे? श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा कहां पे? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश है, न कि अरुणाचल प्रदेश। तो इसरो, इसरो के माध्यम से किया जाता है और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया जाएगा
इसका प्रक्षेपण 12 से 19 जुलाई के बीच में श्री हरिकोटा से। अब देखो इसके लिए कौन सी रॉकेट का उपयोग किया जाएगा, तो उस रॉकेट का नाम क्या है, यह है LVM-3। LVM-3 चंद्रयान 3 के लिए जो रॉकेट का यूज किया जाएगा वो रॉकेट कौन सी है, LVM-3। तो ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट है, शेयर बाजार में किस कंपनी का मूल्य पहली बार 1 लाख से ऊपर गया है। देखो ये भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास में यदि बात करें तो शेयर मार्केट में दो प्रकार का मार्केट है, एक तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और एक BSE भारत स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों के अंतर्गत जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उन कंपनियों में आज तक के भारतीय शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का भाव, किसी भी कंपनी के शेयर का मूल्य वैल्यू 1 लाख नहीं हुई, परंतु पहली बार भारतीय इतिहास में किसी कंपनी का शेयर 1 लाख से ऊपर गया है। तो वो कौन सी कंपनी है, तो वो है MRAF। देखो MRAF ये टायर से संबंधित कंपनी है। नेक्स्ट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है। देखो फूड सेफ्टी इंडेक्स, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंतर्गत राज्यवार 100 नंबर का एक इवोल्यूशन हुआ, 100 नंबर का, और उसमें तय किया गया कि किस राज्य के अंतर्गत फूड जो वितरण है वो एकदम से सही तरीके से किसी प्रकार की मिलावटी वस्तुओं का इस्तेमाल है नहीं होता, तो पूर्णतया शुद्ध खाने के रूप में इस फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी की गई। और इस इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा सुरक्षित फूड वाला जो राज्य है वो है केरल। अपने को राजस्थान से संबंधित बात करने, देखो ये तो है 1 नंबर पे और दूसरे नंबर पे है पंजाब। और राजस्थान ने 100 में से 45 नंबर हासिल की और 45 नंबर हासिल करके राजस्थान का स्थान है 8वां। राजस्थान का कौन सा स्थान है, 8वां। और आपको बताया जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो वो भी कौन सा है, 8वां। नेक्स्ट, और यदि अपन फूड सेफ्टी में बात करें कुल मिलाकर के 260 जिलों को शामिल किया गया था इसमें, 260 जिले। ये 260 जिलों में से सबसे शुद्ध खाने वाला जो जिला है वो है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर ये 1 नंबर पे यही जिला है जिसमें फूड सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार बिना किसी मिलावट का शुद्ध भोजन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखो दिसंबर 2023 में आयोजित होने वाली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा। मिस वर्ल्ड की बात आ रही है, देखो दिसंबर में आयोजित होगी। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताएं उसकी CEO का नाम है जूलिया मार्ले। तो जूलिया मार्ले ने आधिकारिक तौर पर 12 जून को घोषणा की कि ये जो प्रतियोगिता है अब की बार वो प्रतियोगिता किस देश में आयोजित होगी, तो वो होगी भारत में। अब ये जो मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता है इसमें कुल मिलाकर के 7 राउंड होते हैं और इन 7 राउंड में विभिन्न प्रकार की कैटेगरी, विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर से संबंधित कोई मानक उनके तय होते हैं और उन मानक के अकॉर्डिंग ही मिस वर्ल्ड का चयन किया जाता है। पहली बार ये जो प्रतियोगिता है वो 1951 में हुई थी और उसे जीता किसने था कि हॉकिंसन, की हॉकिंसन। और अब अपने 2022 की बात करें
तो 2022 की मिस वर्ल्ड कौन थी? तो वो थी देखो केरोलिना, केरोलिना बलावस्का, केरोलिना बलावस्का 2022 की मिस वर्ल्ड है। और भारत में इसका क्या रोल रहा है? तो देखो भारत में अब तक कुल मिलाकर के जो पहले नंबर पे रीता फारिया की बात करें, रीता फारिया, ये 1966 में मिस वर्ल्ड बनी थी। इसके बाद में है ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय, ये बनी थी 1997 में। और 3 नंबर पे डायना, ऐसे करके है कुछ, डायना हेडन, डायना हेडन 1999 में। और उसके बाद ये युक्तामुखी, और युक्तामुखी बनी थी 2000 में। देखो ऐश्वर्या राय है वो बनी थी 1994 में, और ये बने थे 1997 में डायना हेडन है। और इसके बाद ये 1999 इसमें बनी थी युक्तामुखी। और 5 नंबर पे फिर है प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, ये बनी थी 2000 में। और इसके बाद ये 6 नंबर पर मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर बनी थी 2017 में। कहने का मतलब भारत की तरफ से अब तक मिस वर्ल्ड कुल मिलाकर के 6 महिलाएं बन चुकी हैं। रीता फारिया पहली है, और अंतिम 2017 में मानुषी छिल्लर। ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, और मानुषी छिल्लर 2017 में। देखो ये प्रश्न में बस इतना ही याद रखना है कि मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता आयोजित कहाँ पे होने वाली है? भारत में। नेक्स्ट है बिना ड्राइवर के ड्रोन टैक्सी उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? देखो टैक्सी की बात करें जो कि आमजन के उपयोग हेतु उपयोग में ली जाती है, और ये जो ड्रोन टैक्सी है, ड्रोन टैक्सी का मतलब गया उड़ने वाली टैक्सी, और वो भी बिना ड्राइवर की, बिना ड्राइवर की उड़ने वाली जो ड्रोन टैक्सी है, उसको बनाने वाला पहला जो देश है दुनिया का, वो कौन सा है? इजराइल। देखो इजराइल में क्या होगा कि एक टैक्सी का निर्माण किया गया, ड्रोन टैक्सी, और इस ड्रोन टैक्सी में 2 लोग बैठ सकते हैं, और ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसकी स्पीड है। और ये ज्यादा से ज्यादा 160 किलोमीटर का सफर कर सकती है। अब कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो बिना ड्राइवर की जो ड्रोन टैक्सी है, इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं, 160 किलोमीटर की स्पीड है, और 160 किलोमीटर तक ही अंतिम रूप से सफर किया जा सकता है। और ये तकनीक कहाँ पे विकसित हुई है? इजराइल में। बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम दिवस अभी हाल ही में बाल श्रम दिवस मनाया गया 12 जून को, प्रतिवर्ष 12 जून को यह मनाया जाता है। देखो बाल श्रम निषेध दिवस, बाल श्रम निषेध दिवस है ये, ठीक है, बाल श्रम निषेध दिवस। बाल श्रम निषेध की बात यदि अपन पॉलिटिकल में देखें तो वो की गई है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 में बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिका को संकट में उद्योगों में या कारखानों में नहीं लगाया जा सकता, इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है। तो वो बात किस में? आर्टिकल 24 में।
बाल श्रम निषेध से संबंधित एक आंदोलन चलता है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपने बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ जो आंदोलन है ये 1980 में चलाया गया था और इसे चलाया किसने था? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी। और आपको बताओ तो कैलाश सत्यार्थी एक कलाकार है और इसके साथ ये मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई का नाम आपने सुना होगा कि दो कैंडिडेट हैं, एक तो कैलाश सत्यार्थी और एक मलाला यूसुफजई। इन दोनों को संयुक्त रूप से 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार है शांति पीस की श्रेणी में इसे दिया गया, तो वो इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। मलाला यूसुफजई का संबंध कहां से है? पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान की एक बालिका थी जिसने आतंकवादियों के खिलाफ जाकर के और बाद में दूर दूर तक के दुर्गम स्थानों पे एजुकेशन दी, शिक्षा से संबंधित लड़ाई करने वाली बालिका। 2014 का किसको मिला? मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। बाल श्रम दिवस से अपने को बस इतना रखना है कि ये मनाया कब जाता है और इससे संबंधित ये बचपन बचाओ ये विभिन्न प्रकार की एग्जामों में आता है और आर्टिकल है 24। दूसरी बात, सबसे ज्यादा बाल श्रम कहां पे है? एक नंबर पे है यूपी और 2 पे है बिहार। बाल श्रम है सबसे ज्यादा यूपी और दूसरे नंबर पे बिहार। नेक्स्ट देखो, अभी ये जो प्रश्न है वो है राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित। लास्ट में अपने जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे राजस्थान से संबंधित। इंडिया का, वर्ल्ड का, राजस्थान का सारा मैटर अपन इसमें करेंगे। राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र में वाटर ट्रीटमेंट का प्रथम प्लांट। देखो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में वाटर ट्रीटमेंट, जो गंदा पानी होता है उस गंदे पानी की वापस से रीयूज करने के उद्देश्य से, उसका ट्रीटमेंट करने के उद्देश्य से पहला प्लांट है वो कहां पे लगाया जा रहा है? तो वो लगाया जा रहा है ओशिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का वाटर ट्रीटमेंट, जो राजस्थान का वाटर ट्रीटमेंट का प्रथम प्लांट ग्रामीण क्षेत्र में कहां पे लगाया जा रहा है? तो ओशिया। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में लाभान्वित को कितने रुपए प्रति माह दिए जाएंगे? देखो, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना है वो चली थी एमपी में और अपने राजस्थान में इसी योजना को मुख्यमंत्री खाद्य पैकेट अन्नपूर्णा योजना में खाद्य पैकेट देने के उद्देश्य से योजना चलाएगी। तो ये योजना एमपी में भी चलती है, राजस्थान में भी चलती है। राजस्थान में इस योजना के माध्यम से पहले तय किया गया कि इनको खाद्य पैकेट दिए जाएंगे, खाद्य पैकेट दिए जाएंगे और इन पैकेटों के अंतर्गत ये चावल और जो तेल है, कहने का मतलब दाल, ऐसी चीजें, मिर्च मसाला भी था, ऐसा एक पैकेट। तो अभी सरकार ने देखा ये पैकेट नहीं दिया जा सकता इतनी जल्दी क्योंकि आगे चुनाव भी है, इसलिए इस जगह अभी निर्धारित किया कि डायरेक्ट जो लाभान्वित है, जो डायरेक्ट इसमें लाभान्वित हैं, उन लाभान्वित को डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, उसके माध्यम से 370 रुपए दिए जाएंगे। 370 रुपए। देखो इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा पैकेट योजना के दौरान अभी राजस्थान में 370 रुपए डायरेक्ट लाभान्वित को दिए जाएंगे। लाभान्वित कौन होगा? ये लाभान्वित होंगे वो लोग जो खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थी हैं। खाद्य सुरक्षा जो गारंटी अधिनियम है वो 2013 में लाया गया था।
तो ये लाभान्वित 1.05 करोड़ लोग होंगे। 1.1 करोड़ 5 लाख लोगों को डायरेक्ट खातों में 370 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। तो ये भी अपने को याद रखना है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत कितने विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने का खर्चा सरकार देगी? देखो, ये जो इस प्रकार की राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, इसको चलाने वाला पहली बात तो पहला राज्य है राजस्थान। राजस्थान और राजस्थान सरकार ने इस प्रकार का एक सिस्टम स्टार्ट किया है जिसमें विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। विदेश में पढ़ाई, और इसमें कुल मिलाकर के 500 बच्चों को विदेशों की लगभग टॉप 150 विश्वविद्यालयों में या संस्थानों में पढ़ने का मौका देगी। कहने का मतलब राज्य सरकार विदेशों में पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए और उन बच्चों को जो गरीब तबके से हैं, विदेश में पढ़ाई नहीं कर सकते, तो विभिन्न प्रकार के कोर्स यदि वो करते हैं तो उन 500 बच्चों को एक जो 150 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के अंतर्गत प्रवेश का मौका राज्य सरकार देगी। और ये सारा का सारा खर्चा इन पे जो आएगा वो खर्चा कौन देगा? राजस्थान सरकार। और इसमें 30% सीट हैं वो गर्ल्स के लिए फिक्स हैं और 70% फिर छात्रों के लिए हो गई। ये भी आपको याद रखना है कि 30% सीट जो गर्ल्स के लिए है। दूसरी बात है, इसमें पहले प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जिनकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। देखो 8 लाख रुपए बहुत है, EWS वाली श्रेणी है ये। 8 लाख रुपए से कम जिसकी वार्षिक आय होगी उनको ही इसमें जो प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसमें कितना हो गया? विदेश भेजने में पढ़ने का खर्चा सरकार देगी। तो कितने विद्यार्थियों को? 500 विद्यार्थियों को। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में पत्थर के औजार? राजस्थान के किस जिले में पत्थर के औजार? देखो, पत्थर के औजार जो मिले हैं वो मिले हैं अस्तोली में। अस्तोली, अस्तोली कहां पे पड़ता है? बूंदी में। यहां पे अस्तोली बूंदी में एक संस्थान इंटेक, इस इंटेक संस्थान के माध्यम से उदयपुर के जो कैंडिडेट हैं इंटेक संस्था, और इस इंटेक संस्था के पुरातत्वविद जो कि उदयपुर से संबंधित हैं, उन उदयपुर के पुरातत्वविदों ने अस्तोली बूंदी में खुदाई की और इस दौरान पत्थर के औजार मिले। पत्थर के ये जो औजार मिले उनका संबंध है पूरा पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और पूरा पाषाण काल में लोग आपको बताएं कि गुफा बना करके और फिर उस गुफा में रहते थे। किसी प्रकार का जो होम वाला जो सिस्टम है, घर का सिस्टम नहीं था, उसमें गुफा में ही रहते थे लोग। तो अपने को ये याद रखना है कि राजस्थान के किस जिले में पत्थर के औजार मिले, तो वो होगा बूंदी। नेक्स्ट, ये हाल ही में गठित महाराणा प्रताप बोर्ड में कुल कितने सदस्य का प्रावधान है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में गठित महाराणा प्रताप बोर्ड, महाराणा प्रताप जो बोर्ड है इसमें कुल मिलाकर के देखो किस प्रकार से हुआ है। इसकी जून 2023, देखो एग्जैक्ट जो डेट है वो आप देख लेना, मेरे को इतना ज्यादा इसमें मतलब पता ही नहीं लगा कि यही है क्या डेट। 13 जून 2023 को महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन हुआ और इसमें कुल मिलाकर के एक अध्यक्ष,
एक उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होंगे। देखो कितना हो गया, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य, कुल मिलाकर के कितने हो गए, 9 कैंडिडेट हो गए। तो इसका आंसर क्या आएगा कि कुल कितने सदस्य का प्रावधान है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित, तो वो कितना है, 9 का है। ये अपने को याद रखना है कि इसमें कुल मिलाकर के महाराणा प्रताप बोर्ड में जो सदस्य हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्यों सहित, तो वो होंगे 12, ये जो 9। अब अपने को एक चीज याद रखनी है कि ये बोर्ड काम क्या करेगा। ये महाराणा प्रताप से संबंधित जितने भी स्मारक, जितने भी किले, जो भी स्थान है, उन स्थानों में इनोवेशन का काम करेगा, उनका जीर्णोद्धार करेगा। और इस बोर्ड के माध्यम से किसी भी प्रकार का पुरस्कार, किसी प्रकार की किताबों का सृजन, पाठ्य पुस्तक में किसको शामिल किया जाना है, इस प्रकार की बातों का सुझाव ही इस बोर्ड के माध्यम से जो दिया जाएगा। इस प्रकार से अपने ये अपनी करंट जीके की दूसरी क्लास है। अभी 14 जून तक का जीके अपने देखा। देखो मेरे अकॉर्डिंग ये जो प्रश्न है, प्रश्न तो एक मात्र साधन है, परंतु इसमें और भी डिटेल है। यदि इनको आपने पढ़ लिया तो करंट जीके का शायद ही इससे बाहर जाएगा। धन्यवाद।